ओके, तो अब हम देखेंगे डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ CNS। सबसे पहले बेसिक इन्फो, माइलिन शीट इन CNS ये कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और माइलिन शीट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो कौन बनाता है? स्वान सेल। ओके, इन CNS बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाय स्वान सेल्स। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी इन माइलिन तो उसे कहते हैं ल्यूकोडिस्ट्रोफी। ओके, बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन माइलिन इज नोन एज ल्यूकोडिस्ट्रोफी। देखते हैं मेन डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। ओके, इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन ऑफ द CNS। याद रखना, सिर्फ CNS की जो माइलिन होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, ना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो हम अगर MRI करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? मल्टीपल स्कार्ड एरिया या फिर प्लेक्स। स्कार्ड एरिया दिखेगा, इसके लिए नाम दिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस। Which is due to demyelination of brain and spinal cord, मतलब CNS। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज स्पेयर्ड। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो बोला मैंने ऑटो इम्यून टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, तो इसमें एंटीबॉडीज टी सेल होंगी, टी सेल एंटीबॉडीज, और ये क्या करेंगी? माइलिन को अटैक करेंगे और इनके टारगेट एंटीजेंस क्या होंगे? माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन, माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन ये हो गया। और दूसरा माइलिन बेसिक प्रोटीन। ओके, MOGP MBP, माइलिन बेसिक प्रोटीन, MOGP मतलब MOGP, माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन ये हो गए टारगेट एंटीजेंस। फिर इसके बाद डीमाइलिनेशन होगा, मतलब माइलिन शीट की लॉस होगी, लॉस ऑफ माइलिन शीट। अब क्या होगा? माइलिन शीट लॉस होगी, इसका मतलब जो कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का वो भी लॉस हो जाएगा। और इसमें लॉस ऑफ सोल्टेटरी कंडक्शन। सोल्टेटरी कंडक्शन मतलब नर्व कंडक्शन फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवीर टू अनदर नोड ऑफ रणवीर। और सोल्टेटरी कंडक्शन लॉस होगा पर कंटिन्यूस प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स स्टार्ट होगा, लेकिन वो लेस इफेक्टिव है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन होगा वो कम हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा। ओके, टी सेल, फिर से वही टी सेल प्लस एंटीबॉडी मीडिएटेड डीमाइलिनेशन विच इज़ एन ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन। ओके, फीमेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स। ऑटो इम्यून कंडीशंस फीमेल में ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल्स, और एज 20 to 40 ईयर्स। अब इन्फ्लामेशन भी और डीमाइलिनेशन भी हुआ तो क्या होगा? स्कारिंग होगी या फिर ग्लास होगी, तो इसकी वजह से एक्सोनल इंजरी होगी, सेकेंडरी एक्सोनल इंजरी, क्योंकि स्कैरिंग की वजह से इंजरी हो रही है, इसलिए सेकेंडरी एक्सोनल इंजरी विच रिलेटेड टू सेरिब्रल एट्रोफी, या फिर पूरे सेरिब्रल एट्रोफी हो जाएगी। ओके, फिर सबके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ CNS डिसीज, नो डीमाइलिनेशन ऑकर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी जो टी सेल थे ऑटो एंटीबॉडीज वो किसको अफेक्ट करते हैं? वाइट मैटर ब्लड ब्रेन बैरियर को भी अफेक्ट करता है डीमाइलिनेशन, लॉस ऑफ सोल्टेटरी कंडक्शन। तो कौन से एरिया को अफेक्ट करता है? पिरामिडल ट्रैक, ऑप्टिक नर्व, पोस्टीरियर कॉर्ड, सेरिबेलम एंड मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस। क्या हो गई? इंट्रोडक्शन और पैथोजेनेसिस सारी। ओके, मेन याद रखने वाली बात, एंटीबॉडी मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिसीज, टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, डीमाइलिनेशन ऑफ CNS ओनली, लॉस ऑफ सोल्टेटरी कंडक्शन या फिर नर्व इम्पल्स कंडक्शन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, सेकेंडरी एक्सोनल इंजरी होती है विच लीड टू सेरिब्रल एट्रोफी। और कौन से एरिया में इन्वॉल्व होता है वो। अब इसके क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स देख लेते हो वो कौन से होंगे? एक होगा सबसे पहले बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दूसरा रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेकेंडरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव और प्राइमरी प्रोग्रेसिव। ओके, ये चार टाइप हो गए, रिलैप्सिंग, रिमिटिंग, प्राइमरी प्रोग्रेसिव, सेकेंडरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव और बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस इट हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस। और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप। दिस इज द मोस्ट कॉमन। अब इसमें होता क्या है? ये पेशेंट नॉर्मल स्टेबल, फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक आया, फिर वापस पेशेंट बैक टू नॉर्मल, ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल, मतलब इसलिए नाम दिया है रिलैप्सिंग। और रिमिटिंग इसलिए क्योंकि बार बार एपिसोड होते रहते हैं। तो अटैक आया, वापस ऑलमोस्ट नॉर्मल, फिर अटैक आया, वापस रिलैप्स, अटैक, ऐसा करके पेशेंट टचेज द बेस लाइन, ऑलमोस्ट टचेज द बेस लाइन। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है? रिलैप्स तो होता है, लेकिन जो पेशेंट होता है वो बेस लाइन टच नहीं करता, मतलब पेशेंट स्टेबल नहीं हो पाता, क्लिनिकल फीचर्स तब भी प्रेजेंट होते हैं। तो अटैक आया, रिलैप्स हुआ, लेकिन बेस लाइन टच नहीं करता पेशेंट। और प्राइमरी प्रोग्रेसिव में तो रिलैप्स होता ही नहीं, कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव, इसलिए प्राइमरी प्रोग्रेसिव। एंड प्राइमरी प्रोग्रेसिव इट हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस। बेस्ट प्रोग्नोसिस बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिलैप्सिंग का भी इट ऑल्सो हैज गुड प्रोग्नोसिस। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ये प्राइमरी प्रोग्रेसिव, मोस्ट कॉमन बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी प्रोग्रेसिव। बेस्ट प्रोग्नोसिस, फिर से बोलता हूँ, मोस्ट कॉमन रिलैप्सिंग रिमिटिंग। ओके, मोस्ट कॉमन रिलैप्सिंग रिमिटिंग, सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी प्रोग्रेसिव, बेस्ट प्रोग्नोसिस बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और दूसरा बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है इसमें रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल, ये दोनों में वर्स्ट प्रोग्नोसिस, मतलब बैड प्रोग्नोसिस, मतलब प्राइमरी में वर्स्ट प्रोग्नोसिस। ये होपफुली क्लियर हुआ।
अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। तो जनरल बात है, मैंने बोली फीमेल्स में मोर कॉमन 20-40 ईयर्स, कैन बी एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून इलनेस। ओके, फिर रिस्क फैक्टर कौन से, विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और एसोसिएटेड विद HLA, ये नाम याद रखना, HLA, DRB1, डर्बी 150i और डॉक्टर 2। HLA डर्बी 150i और HLA डॉक्टर 2। मैंने बोला था सेकेंडरी एक्सोनल इंजरी होती है तो उसकी वजह से एक्सोनल लॉस होता है, और यही एक्सोनल लॉस, क्यूमुलेटिव एक्सोनल लॉस इज द रीजन फॉर प्रोग्रेसिव न्यूरोनल डैमेज। ओके, एक्सोनल लॉस की वजह से प्रोग्रेसिव न्यूरोनल डैमेज होता है इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा वो होगा लॉन्ग ट्रैक सिम्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, या सॉरी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होगा लॉन्ग ट्रैक सिम्टम, मतलब सेंसरी सिस्टम, सेंसरी प्रेजेंटेशन होगी पेशेंट की, मतलब हाइपरेस्थेसिया, पैरेस्थेसिया। सेकेंड मोस्ट ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट, मतलब ऑक्यूलर प्रेजेंटेशन इसमें होगी ऑप्टिक न्यूराइटिस। ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस। थर्ड मोस्ट कॉमन मोटर प्रेजेंटेशन, और फोर्थ है ऑटोनॉमिक प्रेजेंटेशन। मोटर प्रेजेंटेशन में वही जर्किंग, ट्विचिंग, स्पाज्म। ऑटोनॉमिक में बॉवल ब्लैडर और रेक्टल इश्यूज की इतनी प्रेजेंटेशन हो सकती है। मोस्ट कॉमन सेंसरी विच इज लॉन्ग ट्रैक सिम्टम। सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब ऑक्यूलर प्रेजेंटेशन। थर्ड मोटर और फोर्थ ऑटोनॉमिक। तो हम लाइन वाइज देखते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन थी सेंसरी या लॉन्ग ट्रैक सिम्टम्स। तो ओके, लॉन्ग ट्रैक सिम्टम में सेंसरी मोर कॉमन देन मोटर, पैरास्थेसिया, हाइपरस्थेसिया, टिंगलिंग, नमनेस या फिर अनप्लेजेंट सेंसेशन। अगर मोटर सिम्टम हुए तो स्पास्टिसिटी विच लीड्स टू मसल स्पाज्म। और ये अगर अपर मोटर न्यूरॉन टाइप वीकनेस हुई तो देयर इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, एक्सरसाइज एंड फटीग। और ये नेस इन्वॉल्व हुआ था बॉवल ब्लैडर इश्यूज। तो ये था फर्स्ट लॉन्ग ट्रैक सिम्टम या सेंसरी सिस्टम। सेकेंड मोस्ट कॉमन है ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब ऑक्यूलर प्रेजेंटेशन। ऑप्टिक न्यूराइटिस कौन सा होता है? पेनफुल मोनोऑक्यूलर लॉस ऑफ विजन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पेनफुल मोनोऑक्यूलर, सिंगल आई, पेनफुल मोनोऑक्यूलर लॉस ऑफ विजन, ऑप्टिक न्यूराइटिस इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर होगी ऑप्टिक एट्रोफी, फंडस होगा वो नॉर्मल दिखेगा हमें ऑन ऑफ द को। डिप्लोपिया भी हो सकता है, वो होगा बाइनोक्यूलर ड्यू टू बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मी, वो इतना वर्ड याद रखना, पेनफुल मोनोऑक्यूलर लॉस ऑफ विजन। फिर ब्रेन स्टेम सिम्टम्स। ब्रेन स्टेम सिम्टम्स में अटैक्सिया, टिनिटस, वर्टिगो, निस्टैग्मस, ये होगा। अटैक्सिया मतलब इम्पेयर्ड बैलेंस या कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ब्रेन स्टेम सिम्टम्स में अटैक्सिया, निस्टैग्मस, टिनिटस एंड वर्टिगो। अब उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम। स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम वाले पेशेंट दे प्रेजेंट एज एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस। माइलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये रेयरली होता है, ठीक है, रेयरली। अगर स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम हुआ तो इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और फिफ्थ रह गया था विच इज़ ब्रेन स्टेम सिंड्रोम, जो हमने देखा। अब कुछ रेयर प्रेजेंटेशंस, बेल्स पाल्सी हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, या तक ना कॉग्निशन इज प्रिजर्व्ड। मैंने बोला था अभी ऑटोनॉमिक प्रेजेंटेशन में ब्लैडर, बॉवल ब्लैडर इश्यूज होता है। तो ब्लैडर में डिट्रोसर मसल होता है, तो डिट्रोसर स्पिंक्टर डिससिनर्जिया, मतलब कोऑर्डिनेशन वो सही नहीं होगा, डिससिनर्जिया, या फिर डिट्रोसर हाइपर रिफ्लेक्सिया, कॉग्निशन इज लॉस्ट टुवर्ड्स लेटर स्टेज। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करा दो। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन लॉन्ग ट्रैक सिम्टम्स, इसमें से भी सेंसरी लाइक पैरास्थेसिया, हाइपरस्थेसिया। और अगर मोटर हुआ तो स्पास्टिसिटी, मसल स्पाज्म, वीकनेस, फटीग, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑप्टिक न्यूराइटिस, उसमें पेनफुल मोनोऑक्यूलर लॉस ऑफ विजन। तो हमें फंडस नॉर्मल, ऑप्टिक एट्रोफी, डिप्लोपिया। फिर मोटर प्रेजेंटेशन देख लिए, ऑटोनॉमिक प्रेजेंटेशन देख लिया, क्या था? डेट्रोसर हाइपर रिफ्लेक्सिया, दूसरा डेट्रोसर स्पिंक्टर डिससिनर्जिया। उसके बाद ब्रेन स्टेम सिंड्रोम, अटैक्सिया, निस्टैग्मस, टिनिटस और वर्टिगो। फिर लास्ट में रेयरली स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, प्रेजेंट एज एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस, मोस्ट कॉमन इन प्राइमरी प्रोग्रेसिव, और ये रेयर प्रेजेंटेशंस। फिर अब पॉजिटिव सिम्टम्स या साइन वो हमें देखने को मिलती है। तो एक है उथॉफ्स फेनोमेना। इसका मतलब क्या है? जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तभी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, बढ़ जाएंगे। लाइक ये जो लॉस ऑफ विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन, पैरास्थेसिया, हाइपरस्थेसिया, वो सब बढ़ जाएंगे व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, लाइक ड्यूरिंग टेकिंग हॉट शावर्स। क्या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, जो क्या उथॉफ्स फिनोमेना, यहाँ पे HOTA जैसा, इसे याद रख। फिर है हर्मिट साइन विच इज़ नॉट स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है? फ्लेक्शन ऑफ नेक करेंगे तो हमें बैक में इलेक्ट्रिक शॉक, बैक और लिम्स में इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन होंगे। पीछे बोलता है
हर्मिट साइन या लेरमिट साइन जो भी बोलते हैं इसको। दूसरा बोलता है बार्बर चेयर फिनोमिना। फिर फेशियल मायोफाइमिया जैसे एबनॉर्मल फेशियल फ्लिकरिंग, और ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरल्जिया और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। तो बहुत सारे सिम्टम्स हो गए। तो इतना है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस ओके, इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस एमआरआई। एमआरआई कौन सी? T2 वेटेड एमआरआई। T2 वेटेड एमआरआई इसमें हमें जो ग्रे मैटर होगा वो हमें वाइट दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ग्रे मैटर वाइट दिखेगा, वाइट मैटर ग्रे दिखेगा, और CSF होगा वो वाइट दिखेगा। मैंने सब इंट्रोडक्शन में बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमें स्कारिंग देखने को मिलेगी, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये हम क्या दिखेगा? T2 हाइपर इंटेंसिटीज़। ओके, हाइपर इंटेंसिटीज़ देखने को मिल, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये है, ये कैसे मल्टीपल हाइपर इंटेंसिटीज़ देखने को मिलेगी अलग अलग रीजन में। तो वो साइट्स कौन सी है? जक्स्टा कॉर्टिकल, पेरीवेंट्रिकुलर, इंटरनल कैप्सुलर, डीप वाइट मैटर। ओके, मोस्ट कॉमन लोकेशन जिसमें तो दिख नहीं रही होगी। मोस्ट कॉमन याद रख लेना, पेरीवेंट्रिकुलर इज मोस्ट कॉमन। पेरीवेंट्रिकुलर जो ये है इज मोस्ट कॉमन। डीप ग्रे न्यूक्लियाई, कॉर्टिकल ग्रे, डीप वाइट, इंटरनल कैप्सूल, ये डिफरेंट साइट्स है जहाँ पे हमें हाइपर इंटेंसिटीज देखने की दिखेगी ऑन T2 वेटेड एमआरआई। ये और एक एग्जाम्पल है। फिर एक क्राइटेरिया विच इज मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो उतना समझने में डिफिकल्ट है। सिर्फ याद रखना, अगर 2 और मोर अटैक्स हो और 2 और मोर लीजन्स हो ऑन एमआरआई, देन हम कंफर्म कह सकते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है पेशेंट को। 2 मोर अटैक्स हो, 1 लीजन हो तो डिसेमिनेशन इन स्पेस ऑन एमआरआई, और 1 अटैक और 2 लीजन हो तो डिसेमिनेशन इन टाइम ऑन एमआरआई, और 1 अटैक और 1 लीजन हो तो डिसेमिनेशन इन स्पेस एंड टाइम। ओके, इतना याद रख लो, बहुत है। सिर्फ नाम जो है